इनोवेशन के क्षेत्र में देश की एक और छलांग, तेलंगाना ने सब्जियों के अपशिष्ट से उत्पन्न की बिजली। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में की हैदराबाद के बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के नवोन्मेषी प्रयासों की प्रशंसा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत। कहा, देश के तमाम राज्यों में मार्च के अंत में हुई बारिश जिससे फसल को पहुंचा है नुकसान। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का किया शुभारंभ। तोमर ने कहा, आज हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से आए हैं बाहर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण बदल चुका है आज पूरा परिदृश्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मैसूरू में किया प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम को शुभारंभ। पीएम मोदी ने बाघ संरक्षण के लिए अमृत काल का विजन की रिपोर्ट का भी किया विमोचन। देश में बाघों की संख्या अब हो गई है 3167। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए अब खबरों पे नजर डालते हैं विस्तार से। तेलंगाना में बोवेनपल्ली सब्जी मंडी ने अपनी नवोन्मेषी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री ने मन की बात के एक एपिसोड के दौरान अपनी तरह की अनोखी जैव विद्युत, जैव ईंधन और जैव खाद्य उत्पादन परियोजना की प्रशंसा की, ये कहते हुए कि मंडी के अपशिष्ट को अब संपदा में परिवर्तित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, हमने देखा है कि सब्जी मंडियों में सब्जियां कई कारणों से सड़ जाती हैं, जिससे अस्वास्थ्यकर स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। बहरहाल, हैदराबाद के बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के व्यापारियों ने अपशिष्ट सब्जियों से विद्युत उत्पन्न करने का निर्णय लिया। ये नवोन्मेषण की शक्ति है। कुछ वर्ष पहले तक सब्जियों के अपशिष्ट से विद्युत उत्पन्न करना दूर की बात होती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हैदराबाद की बोवेनपल्ली सब्जी मंडी ने इसे वास्तविकता में बदल दिया है। बाजार में प्रतिदिन लगभग 10 टन अपशिष्ट एकत्रित किया जाता है, जिन्हें पहले लैंडफिल के लिए उपयोग में लाया जाता था, लेकिन अब ये सब्जी मंडी के लिए बिजली का प्रमुख स्रोत है। बोवेनपल्ली सब्जी मंडी के सचिव श्रीनिवास ने रेखांकित किया कि इस मंडी से एकत्रित सब्जी और फूलों के अपशिष्ट के प्रत्येक औंस का उपयोग लगभग 500 यूनिट बिजली और 30 किलो जैव ईंधन उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उत्पन्न विद्युत स्ट्रीट लाइट्स, 170 स्टॉलों, एक प्रशासनिक भवन और जल आपूर्ति नेटवर्क को बिजली प्रदान करती है, जबकि उत्पादित जैव ईंधन का उपयोग बाजार की व्यावसायिक रसोई में किया जाता है। बायोगैस संयंत्र को अब सतत भविष्य का मार्ग कहा जाता है। मंडी में कैंटीन का संचालन स्थापित संयंत्र के माध्यम से उत्पन्न विद्युत द्वारा किया जाता है। मंडी यार्ड में 650 से 700 यूनिट बिजली की आवश्यकता होती है और औसतन 400 यूनिट बिजली का उत्पादन करने के लिए लगभग 7 से 8 टन सब्जी अपशिष्ट की जरूरत होती है। इसके परिणाम स्वरूप मंडी का स्थान भी स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रहता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भी संयंत्र का दौरा किया है और इन प्रयासों की सराहना की है। बोवेनपल्ली का वेस्ट टू एनर्जी प्लांट महिलाओं के लिए अपशिष्ट को छांटने और उन्हें अलग करने, मशीनरी का संचालन करने और प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करने जैसी विभिन्न भूमिकाओं में काम करने के अवसर प्रदान करके उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। ये संयंत्र महिला श्रमिकों को कौशल विकास के अवसर के साथ साथ एक निरंतर आय भी उपलब्ध कराता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 2 दिवसीय नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने पिछले 25 से 30 साल में कभी नहीं देखा कि अक्टूबर में बाढ़ आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर में प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से प्रभावित थे। देश के तमाम राज्यों में मार्च के अंत में बारिश हो रही है, जिससे फसल को नुकसान पहुंचा है। मैंने 25-30 वर्षों में कभी नहीं देखी कि कभी बाढ़ अक्टूबर के महीने में आई हो, लेकिन इस बार अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित थे। और केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के
तमाम राज्यों में वर्तमान की जो बारिश हो रही है, मार्च के अंत से शुरू हुआ है इस साइकिल और अभी भी तमाम राज्यों से प्रभावित है। कहीं ना कहीं यह क्लाइमेट चेंज के उन दुष्प्रभावों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है जो अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य ने अतिदोहित करके पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को ग्वालियर में लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता से बाहर आए हैं। आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण संभव हुआ है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि एक समय था जब हमारे देश में प्रतिभा थी और हम उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इन प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का वातावरण ही नहीं था। यही वजह है कि देश में प्रतिभाएं कुंठित हो रही थी और उन्हें विदेशों में जाने के लिए विवश होना पड़ रहा था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्थिति को समझा और देश में एक सकारात्मक वातावरण निर्मित किया, जिससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बदलाव आया है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि 2014 से पहले देश में कुल 31 से 32 ही स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या 6,500 से भी ज्यादा हो गई है। अकेले कृषि क्षेत्र में ही इनकी संख्या 2000 से ऊपर है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है और इसका लोहा भी मान रही है। पीएम किसान योजना की 13वीं किस्तें जारी कर दी गई हैं। अब 3 से 4 महीने के अंतराल पर किसानों के खाते में 14वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। इस बीच गलत तरीके से किस्त उठाने वालों से पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया गया है। ऐसे किसानों के खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेने वाली है। और भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत दिल्ली में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में रविवार को एकीकृत समग्र स्वास्थ्य पर C20 के कार्यकारी समूह की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम में 400 से अधिक प्रतिनिधियों के एक बड़े समूह ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयुर्वेद में अनुसंधान और शैक्षणिक क्षेत्र में सहयोग के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में मिलेट्स कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। वाराणसी में G20 की बैठक को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जिला प्रशासन ने पूरे शहर को सजा दिया है। शहर की सजावट को देखने के लिए वाराणसी के साथ साथ आसपास के लोग भी सजावट को देखने आ रहे हैं और खूबसूरती का श्रेय अपने सांसद और देश को प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। वाराणसी की सजावट का जायजा लिया हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। G20 के लिए बनारस तैयार है, सज रहा है, संवर रहा है। इस जगह पर जहां G20 की तैयारी के लिए खूबसूरत सजावट की गई है, लोग अपने आप आ रहे हैं। सेल्फी पॉइंट जैसा हो गया है। लोग परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चे भी शामिल हैं। कितना जागरूक हो पाए हैं, कितना जानते हैं G20 के बारे में और कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। कैसा लग रहा है आपको? आप यहाँ पे आए हो, क्या देखकर क्या लग रहा है? जो G20 के लिए जो सारी डेकोरेशन हो रही है वो देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये डेवलपमेंट के लिए की तरफ एक जो ये हमारा कदम है, ये बहुत ही अच्छा हमारे पीएम ने शुरू किया है और हमारी कंट्री डेवलप होगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हमें ये भी अच्छा लगता अगर ये हमारे शहर आजमगढ़ से होता तो, पर यहाँ से हो रहा है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारा वाराणसी एक कल्चरल फेस्ट के लिए बहुत जाना जाता है, जो हमारे इंडिया को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा। पूरा बनारस बदल चुका है। आज यहाँ पे सेल्फी लिया जा रहा है, पहले यहाँ पे कूड़े खाने थे। बहुत कुछ बनारस में बदल चुका है। यहाँ पर G20 की मीटिंग होने वाली है। यहाँ पर 20 कंट्रीज़ हैं और ये देखने में बहुत प्यारा है, जैसे फ़ोटो शूट के लिए। मेरा स्कूल यहीं पे आसपास है और मेरे स्कूल के आसपास G20 की मीटिंग्स चल रही हैं। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जो हमारे सांसद है पीएम नरेंद्र मोदी, वो यहाँ पे ये मीटिंग्स करा रहे हैं, ये जान के बहुत प्राउड हो रहा है। ये प्राउड फील कर रहे हैं अपने सांसद के कारण, देश के प्रधानमंत्री के कारण कि यहाँ पर G20 की बैठकें होंगी। विकास काशी में दिखाई देगा, ऐसी उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग। खासतौर से बच्चे बहुत उत्साहित हैं इस तरह की सजावट से। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़, वाराणसी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने देश में बाघों की संख्या की भी घोषणा की। पीएम मोदी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या अब 3167 हो गई है। अब की बार 3000 पार। देश में बाघों की स्थिति को लेकर यह आंकड़ा उत्साह और खुशी से भर देने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मैसूरू में बाघ परियोजना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है, जो 2018 में 2967 थी। पीएम ने बाघ संरक्षण के लिए अमृतकाल का विजन, टाइगर रिजर्व के प्रबंधन, प्रभावी मूल्यांकन के 5वें चक्र की सारांश रिपोर्ट का भी विमोचन किया। एक और बड़ी पहल करते हुए पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का शुभारंभ किया। यह अलायंस इन प्रजातियों को शरण देने वाले आसपास के देशों की सदस्यता के साथ दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों अर्थात बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता के संरक्षण और रक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा। पीएम मोदी ने जुलाई 2019 में वैश्विक नेताओं के अलायंस का आह्वान किया था ताकि एशिया में अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। प्रधानमंत्री के संदेश को आगे बढ़ाते हुए अलायंस की शुरुआत की गई है। पीएम ने विश्वास जताया कि ये पहल बहुत लाभकारी होगी। इस अलायंस के तहत सदस्य देश अपने अनुभव शेयर कर पाएंगे, अपने साथी देश की ज्यादा तेजी से मदद कर पाएंगे। ये अलायंस रिसर्च, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी जोर देगा। हम साथ मिलकर इन प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाएंगे, एक सुरक्षित और बेहतरीन इकोसिस्टम का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वन्य जीव तथा पर्यावरण संरक्षण के अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। पीएम ने कहा कि देश में 75 साल के अंतराल के बाद चीते का जन्म होना इस बात का प्रमाण है कि देश में जैव विविधता बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा और संस्कृति पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। हमारे यहाँ अनेक जनजातियों में टाइगर को अपना बंधु माना जाता है, भाई माना जाता है, और टाइगर मां दुर्गा और भगवान अयप्पा का वाहन तो है ही। फ्रेंड्स, इंडिया इज अ कंट्री वेयर प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। पीएम मोदी ने कहा कि आज एशियाई हाथियों, एक सींग वाले गैंडे, चीते, तेंदुए और बाघ की सबसे अधिक संख्या भारत में है। देश का वन क्षेत्र भी बढ़कर 2220 वर्ग किलोमीटर हो गया है और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 486 हो गई है। जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। इससे पहले पीएम मोदी ने बांदीपुर टाइगर रिजर्व का दौरा किया। पीएम मोदी ने अवैध शिकार रोधी केंद्र का भी निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने वन्य जीवन को करीब से देखा। पीएम मोदी ने मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में थोप्पाकड्डू एलिफेंट कैंप का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने एलिफेंट कैंप के महावतों से बातचीत की। पीएम मोदी ने ऑस्कर विजेता शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर्स की प्रेरणा बने जोड़े
बोमन और बेली से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने उनके हाथी को भी देखा। आयशा खानम और तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मैसूरू में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के स्मरण उत्सव कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देश में बाघों की संख्या की घोषणा भी की। इस अवसर पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और देश से बाघों की संख्या बढ़ने पर खुशी भी जताई। देश के लिए ये सेलिब्रेशंस का टाइम है, क्योंकि हमारे पास दुनिया के कम से कम 70% टाइगर है और ये खाली टाइगर बढ़ाने का काम नहीं है, हर तरफ से ध्यान है। जैसे हमारा अगर आप लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे कि जो वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें देश का पैसा जा रहा है, बट इस चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है कि हमारे देश में जानवर भी रहे और हम इंसान भी रहे। प्रधानमंत्री जी का तो बहुत बड़ा रोल है टाइगर को बचाने में, उनके संरक्षण करने में, और बहुत सारे जो हमारे वैज्ञानिक है और हमारे कम्युनिटी समुदाय है और स्थानीय समुदाय है, यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स है और बहुत सारे लाइन एजेंसीज है, उसमें भी एक जागरूकता जागी है कि टाइगर को बचाने के लिए हमारे जंगल सुरक्षित होना चाहिए। सारे वर्ल्ड लीडर्स को हर एक कोने कोना वर्ल्ड के हर एक जगह में पता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वाइल्ड लाइफ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए कितना कुछ किया है। स्पेशली हमारा जो ये रिसेंट अचीवमेंट है, रीइंट्रोडक्शन ऑफ चीता ऑन अ ट्रांसलोकेशन ट्रांसकॉन्टिनेंटल बेसिस, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड की बात है। पीएम मोदी आके टाइगर नंबर रिलीज करने वाले थे और उन्होंने रिपोर्ट भी रिलीज किया, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, द रिसर्चर्स, इवन द एंटायर कंट्री, दैट after this long 4 year of assessment the number has actually increased and it shows the hard work that was put in for the assessment. हमारे मन में जो कुछ संरक्षण करने की मतलब कुछ ठाने हैं अपने दिल में, उससे हमको नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से सीख मिली कि हमको किस तरह आगे बढ़ना है। भले भी पैसा नहीं मिले लेकिन उनसे कुछ हमको तजुर्बा मिला, नॉलेज मिला कि हमको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 11वें द्विवार्षिक नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन एंड आउटस्टैंडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज अवार्ड्स प्रदान किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत ने नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। Today we are celebrating not just the achievements of innovators, but the spirit of creativity, innovation and entrepreneurship. We can see small innovations happening every other day around us. Mothers daily use innovation in making meals for their children. Teachers use creativity in finding new teaching methods, and some fields such as advertising and marketing are very much dependent on creative skills. So we just have to understand and encourage the creativity and innovation which is already present everywhere. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के लोग यमुना को एक अलग रूप से देखेंगे। यमुना की सफाई का काम मिशन मोड में चल रहा है। 22 किलोमीटर के हिस्से की सफाई की जा रही है और हम इसे 30 जून तक साफ कर देंगे। हम क्रेडिट के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ यमुना देने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जो 30 जून का हमने टारगेट रखा है उसमें हम सफल होंगे और यमुना को एक दूसरी शेप दिल्ली के वासियों को देखने को मिलेगी। किनारे जितनी गंदगी थी उसको साफ करने का भी काम चल रहा है और मिशन मोड पे काम हो रहा है। 22 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको साफ करने का प्रयास चल रहा है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। कर्नाटक में गन्ने की कटाई करें, साथ ही गेहूं की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की खुदाई करें। इसके अलावा टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। टमाटर की तुड़ाई भी कर लें। वहीं बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें। कर्नाटक में आम के बागों में सिंचाई करें। आम के बागों से खरपतवार निकालें। आम के बागों में ही पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय अदरक की बुआई करते रहें। इसके साथ ही हल्दी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। कर्नाटक में मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
धान के खेत में सिंचाई करें। यही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। नारियल के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अभी काली मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले, साथ ही केले की रुपाई कर सकते हैं। केले के खेत में सिंचाई करें। इस समय सुपारी के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं किसान सुपारी की बुआई करते रहें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में सोमवार को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस वैज्ञानिक सम्मेलन की थीम होम्यो परिवार, सर्वजन स्वास्थ्य, एक परिवार थी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया और कहा कि गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया है कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो वे अवछानीय व्यवसायी से मिलते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि राहुल गांधी किस किस से मिलते हैं। दिल्ली में आयोजित डिजिटल सुरक्षा शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि डिजिटल साक्षरता के घटक आज बदल गए हैं। सरकार की एजेंसियां मुसीबत में लोगों को त्वरित प्रतिक्रिया देकर बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी सोमवार से त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे मुख्यमंत्री माणिक साहा और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान वे पूर्वोत्तर सुरक्षा, शिक्षा और वैश्विक रोजगार सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। बिहार आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर भड़की हिंसा से संबंधित एक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने की साजिश की है। इकाई ने 15 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू जिले के बंजार इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई दुकानें और घर जलकर खाक हो गए। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में स्थित खारी करमारा गांव में पुलिस प्रशासन ने एक नशा विरोधी अभियान का आयोजन किया। इस अभियान का उद्देश्य वहां रहने वाले लोगों को नशे से होने वाले घातक नुकसान के प्रति जागरूक करना है।
कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह तैयार है। चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने हुबली में वॉर रूम का उद्घाटन किया। कोविड-19 महामारी का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। ऐसे में प्रशासन कोई भी लापरवाही नहीं करना चाहती। इन्हीं सब के चलते हरियाणा स्थित झज्जर के एम्स अस्पताल में एक मॉक ड्रिल करवाया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमारे अस्पताल कोविड के दौरान होने वाली किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,880 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,481 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.67% दर्ज किया गया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।